छोटा नागपुर का पठार। मोस्टली ये झारखंड में पाया जाता है। इसमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, है ना, ये क्षेत्र भी आते हैं। उड़ीसा का क्योंझर प्लेटू रीजन इससे कनेक्टेड है, त्रिभुजाकार रूप में है। म्यूट करो। मेरे म्यूट करने के बाद क्यों म्यूट नहीं होता सबका? है अनम्यूट। सर एक ही बात है, पता नहीं कितने बार बोलने की जरूरत पड़ेगी सर। हाँ, ये देखिए, ये आपका पहले तो हम इसके सारे चेन बना लेते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ठीक, ये तो मेन पार्ट हो गया है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। अब इसके ऊपर देखते हैं, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड है। पलामू में रामगढ़ का पठार, वो भी इसी का ही डिटैच्ड पार्ट है। हजारीबाग का प्लेटू और कोडरमा का पठार, ये 3 सीक्वेंस हैं। इधर से हम देख लेते हैं इनको। एकदम बिहार की सीमा के पास पहुंच जाता है। और इधर है पाट का पठार। ये सब इसी के डिटैच्ड पार्ट हैं। कहने का मतलब पहले ये पूरा सब कनेक्टेड थे, लेकिन नदियों के द्वारा कटाई के कारण ये पृथक हो गए। देखते हैं। और इधर इस साइड में पहाड़ी क्षेत्र भी है इससे लगा हुआ, मैकाल की पहाड़ियां और त्रिकूट हिल इस साइड में है, सतपुड़ा की। ये हो गई त्रिकूट हिल, ये हो गई मैकाल। मैकाल हिल इसके वेस्ट में है, त्रिकूट हिल इसके नॉर्थ वेस्ट में है। और त्रिकूट पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियां हैं, जैसे कि मीनाक्षी रिवर, हाँ हाँ, वो इनके प्लेट्यूज को काटते हुए ऐसे एंट्री करके जाती है रिवर, नदी जा करके हुगली से मिलती है, फिर ऐसे, है ना, डिटैच कर देती है वो मीनाक्षी नदी। रिवर जिस पर कन्नाडा डे डैम बना हुआ है, कन्नाडा डे बांध मीनाक्षी नदी पर बना हुआ है। हुगली की सहायक नदी है। अभी इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने के लिए हमने बना दिया, क्योंकि अभी हो जाएगा बहुत ज़्यादा उसमें भीड़। एक तो ऐसे ही भीड़ है। ये रांची में है ये पाट का पठार। अच्छा, इधर क्या है? इधर है राजमहल की पहाड़ी, वेस्ट बंगाल में घिरा हुआ है पर्वतीय क्षेत्र से। ये इसका मैप ही क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाता है। राजमहल हिल,
और इधर चले आते हैं, चलो फिर। ये बस्तर का पठार, गड़जात रेंज पीछे पड़ चुके हैं, उसी को कनेक्ट करते चलेंगे, अपने आप सब आ जाएगा। हरे रंग से हम पहाड़ बना रहे हैं और ऑरेंज कलर से हम प्लेट्यूज बना रहे हैं। अब जा करके ये सीरीज कंप्लीट हुई। ये जो है मेन बीच वाला है, यही मेन ब्लॉक है छोटा नागपुर के पठार का, सेंट्रल ब्लॉक, द मेन कोर, हृदय। और ये हृदय है ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेट्यूज का या सेंट्रल पेनिनसुलर प्लेट्यूज का, केंद्रीय प्रादीपीय पठार का हृदय क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, मेन जड़। और इसके इधर उधर चारों तरफ पठार और पर्वतीय क्षेत्र घिरे हुए हैं। जैसे इधर मैकाल हो गया, त्रिकूट पहाड़ी, इसके उधर देख लिए, वेस्ट ईस्ट के ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में राजमहल की पहाड़ी हो गई, और इसके साउथ में कौन सी पहाड़ी हो गई? गढ़जात, गढ़जात रेंज इसके दक्षिण में हो गई। ठीक, ये है बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़, लोहे का भंडार है यहाँ। यह है दंडकारण्य, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। दंडका रन प्लेट्यू, एंशियंट इंपॉर्टेंस है इस जगह की, है ना। यहाँ पर जो है ताड़का का वध किए थे भगवान राम, प्लस फिर उनके दो भाइयों को मारा था, मारीच और सुबाहु को, यहीं पर राक्षसों का अंत करने के लिए। बाद में फिर यहाँ से चित्रकूट चले गए थे, सर्वाधिक समय उन्होंने चित्रकूट में बिताया था। ये है उड़ीसा में त्योंझर का पठार, इसके ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है त्योंझर प्लेट्यू। ये रांची में है पाट का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक डिटैच। दंडकारण्य पठार कहाँ था सर? दंडकारण्य का पठार तेलंगाना और छत्तीसगढ़। पाट का पठार रांची में, इसको याद रखेंगे। इसको सेपरेट कर देती है सुवर्ण रेखा नदी। छोटा नागपुर पठार निकलती है, महानदी का डेल्टा निर्माण करने में हेल्प करती है। उसने रास्ता काट काट करके, और उसको राजमहल पहाड़ी मोड़ देती है साउथ की तरफ, इससे टकरा करके मुड़ जाती है इधर को। ये इधर रास्ते में काट काट करके इसको अलग कर दिया है, नहीं तो पहले ये एक ही पार्ट हुआ करता था। ये है कौन सी नदी है? सुवर्ण रेखा। यहाँ पर एक जलप्रपात है जो बहुत ही फेमस है, कौन सा नाम है उसका? हुंडरू, हुंडरू वाटरफॉल। सुवर्ण
रेखा नदी यहाँ से होकर के जाती है। फिर इस साइड में आ जाइए, रांची के ऊपर है रामगढ़। तो रामगढ़ में रामगढ़ का पठार है। ये वही जगह है जहां गब्बर बैठ करके पूछता था कितनी गोलियां हैं सांभा, ऐसा कुछ कहता ना। गब्बर वाला पठार, रामगढ़ का पठार। यहां से नदी निकलती है पुनपुन, जो गंगा की सबसे छोटी सहायक नदी है, जो बोध गया में जाकर के गंगा नदी से बिहार में मिल जाती है। कौन सी नदी? पुनपुन, जिसको एंशियंट पीरियड में कहते थे निरंजना नदी। ठीक है। और इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में जाकर के गंगा नदी से ये मिलती है। इसी नदी के किनारे पर बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं, रामगढ़ पठार के ऊपर ठीक इसके नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे तो ये अगला पठार देखने को मिलता है, हजारीबाग का पठार। हीरा पाया जाता है और यूरेनियम। हजारीबाग का पठार। ठीक। फिर हजारीबाग मतलब इसका सीक्वेंस ये, रांची, रांची के ऊपर रामगढ़, राम के ऊपर हजारीबाग, हजारीबाग के ऊपर कोडरमा, फिर बिहार। तो अगला पठार है कोडरमा पठार। ये कोडरमा प्लेट्यू है, सब डिटैच पार्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही। कोडरमा प्लेट्यू को कहते हैं अभ्रक। यहाँ पर अभ्रक के लिए विख्यात है, तो इसलिए इसको अभ्रक सिटी भी कहते हैं। अभ्रक नगर भी कोडरमा को कहा जाता है, झारखंड में है, और इसका नादन पार्ट जाकर के बिहार में टच करता है। हजारीबाग का भी सीमा बिहार से टच करती है वेस्ट में। ठीक है, ये बिहार ही है, यहाँ शुरू हो चुका है ऐसे ऐसे, ये है ना। थोड़ा सा हम मैप हमने बड़ा करके बना दिया है, इसलिए बिहार का एरिया कम हो गया है ना। बाकी नीचे से ही शुरू हो जाता है। और इस साइड में आ जाता है बोकारो। प्लेट्यू नहीं है, बोकारो नदी वहां से गुजरती है। स्टील प्लांट है यहाँ पर, है ना। थर्मल पावर प्लांट भी है बोकारो का, है ना। लौह इस्पात के लिए भी प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। कहने का मतलब बहुत ही रिच रीजन है। कोडरमा अभ्रक के लिए जाना जाता है, टिन, सीसा, है ना, जस्ता वगैरह भी पाया जाता है, लेकिन मेनली अभ्रक के लिए विख्यात है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मेनली जो फेमस है वो है हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल, जिससे कि लोहे को पिघलाया जा सकता है, कोकिंग कोल है। और इस कारण से छोटा नागपुर के पठार को रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का रूर कहलाता है। रूर वस्तुतः जर्मनी में है। ठीक। कोई ऐसा मिनरल नहीं है जो यहाँ ना पाया जाता हो। तुम नाम लोगे तो यहाँ पर है, कोयला, लोहा, यूरेनियम, थोरियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, टीन, निकिल, कोबाल्ट, माइका, कुछ भी बोलो यहाँ पर है, कहने का मतलब। और बढ़िया क्वांटिटी में है। इसका जो फॉर्मेशन है, क्यों इस तरह से है, क्योंकि इसका जो उद्भव हुआ है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैग्मा बीनीथ द क्रस्ट। यानी कि ये किस प्रकार का पठार है, किस प्रकार का पठार भाई? टापू आकार वाला है ना सर ये, उष्मा अवसादी वाला, जिसमें आप 2 फोटो बनाए थे। टापू आकार का पठार है और मैग्मा के अपलिफ्टमेंट से
पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बताया था। इसका जी, निर्माण इसमें हुआ है। मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता, नीचे ही जम जाता है, इसलिए उच्च क्वालिटी के यहाँ पर वो डोम पाएंगे शेप्ड है। कोयला। बहुत बढ़िया। ऐसे मैग्मा ऊपर उठा और उसने पूरा इसको, इस बार इसको भी ऊपर को उठा दिया। मैग्मा नीचे ही जम गया और मैग्मा मेटेलिक मिनरल से संतृप्त होता ही है ना। तो अब यहाँ से आसानी से ड्रिलिंग करके, खुदाई करके इसको निकाला जा सकता है। सारे मिनरल यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर जो कोल भी है तो बहुत तेजी से वो क्या हो जाएगा, उसका मॉइस्चर, जो उसकी कमी होती है कोयले की, मॉइस्चर गर्मी के कारण भाप बन के उड़ जाएगा, तो कोयला जल्दी से हाई ग्रेड का हो जाएगा। इस कारण से अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ का कोयला बहुत तेजी से हाई ग्रेड का हुआ, क्योंकि इसको हीट मिली जो नीचे से उठी। ठीक, अब बात करते हैं इस बाउंडेड बाई किससे किससे है, ये हमने देख लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये भी पूछा जाता है, केबीसी में भी पूछा गया था, पीसीएस में भी पूछा गया है ये, कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना। तो यहाँ पर एक जगह है नेतरहट। नेतरहट इज नोन एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर की रानी कहलाता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस एरिया में एक ही मात्र खूबसूरत जगह है भी मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी तो सब माइनिंग कर करके सब बदसूरत बना दी जा रही है। मतलब जगह की खूबसूरती अब पहले की तरह नहीं रह जा रही है यहाँ। ठीक है, और ये सबसे ऊंची जगह भी है यहाँ पर। हाँ अभिषेक बोलो। मेरी आवाज आ सबसे रही है? ऊंची जगह भी है, थोड़ा सा लगता है कि माउंटेनियस है। हाँ बोलो। हाँ, हम कह रहे थे बोकारो वाला आप बता रहे थे ना, वो कहाँ पर है, थोड़ा हमको देख नहीं पाया जो आप बता रहे थे, नीचे हाँ लिख रहे थे। तो बोकारो हाँ, वाला जरा उसको एक बार हाईलाइट करिए, कहाँ पर बनाया है बोकारो वाला प्लान, यहाँ पर में। बोकारो बस इसी के यहाँ आ जाओ, है ना। ये बोकारो नदी बहती है। हाँ, यही से निकलती है बोकारो नदी हजारीबाग से, और आगे जा कर के दामोदर नदी से मिलती है, उसकी सहायक नदी है। ठीक है, और बोकारो थर्मल पावर प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट भी है, कई चीजें हैं। और उसकी कोल बेल्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट कोल बेल्ट है, बहुत बड़ी कोल बेल्ट है। झरिया बोकारो गिरिडीह नाम है। 3 एरिया है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जब बताएंगे इंडिया में, तो उसमें हम जब कोल पढ़ाएंगे तो इसके बारे में फिर से हमें पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि कौन कौन सी कोल फील्ड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर स्टील प्लांट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम पढ़ेंगे। अभी वो सब विवरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हजारीबाग में एक प्रोटेक्टेड रीजन भी है ना, बहुत छोटा सा है, और एक झील भी है ना, हजारीबाग झील, है ना। और कैनेरी की पहाड़ी है छोटी सी, और हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र है, और एक छोटा सा बांध भी बना हुआ है, लुटवा बांध। ठीक है, लुटवा बांध। इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, वो स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, झारखंड में। ठीक है, तो ये हो गया। अगली बात आती है, मेंस की बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ से। अच्छा, एक और प्री की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की रॉक से इस प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है।
गोंडवाना कालक्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना मेड अप ऑफ गोंडवाना रॉक, और जो कोल भी हैं वो गोंडवाना कोल है। ठीक है, गोंडवाना रॉक से बना हुआ है, यानी गोंडवाना कालक्रम की चट्टानों से, दिमाग में एकदम फीड करके बैठे रहना इसको। गोंडवाना कालक्रम की चट्टानों से छोटा नागपुर पठारनी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और हाँ, और दूसरा बात यहाँ पर आती है कि इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 700 मीटर है। औसत ऊंचाई जो है छोटा नागपुर पठार की 700 मीटर है। लेकिन यहाँ से बहुतेरी नदियां उद्धृत होती हैं। इतनी ऊंचाई नहीं है इसकी कि छोटा नागपुर पठार की कि ये ओरोग्राफिक रेनफॉल करवा सके, पर्वतीय वर्षा करवा सके, है ना। लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक पर्वतीय वर्षा हो, मतलब पर्वतीय वर्षा क्या कहें, ठीक ठाक वर्षा हो जाती है और नदियां निकलती हैं। 3 महीने में 55 इंच की वर्षा हो जाती है। वर्षा सीजन के जो 3 महीने होते हैं उनमें जून जुलाई अगस्त, उसमें 55 इंच की रेनफॉल हो जाती है। और यहाँ पर बहुतेरी नदियां निकलती हैं, और जो नदियां निकलती हैं वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मतलब कि किरण नुमा, ऐसे मान लो एक कोई जगह है, वहां से ऐसे नदियां निकल रही हैं। ट्रिब्यूटरी निकल रही है आपस में जुड़ करके, फिर दूसरी एक मेन रिवर बन जा रही, इस तरह का ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जैसे किरण निकल रही हो इस तरह से नदियां चारों तरफ निकल रही हैं इसके, है ना। इसका ड्रेनेज देखेंगे तो इसी तरह लगभग देखने को मिलेगा। तो कैसा ड्रेनेज है इसका? रेडियल, पूछा गया है पेपर में। चलो ये बात हो गई। तो नदियां बहुत सारी निकलती हैं। क्यों निकलती हैं भाई? बाढ़ लाने वाली नदियां निकलती हैं। दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड known as the sorrow of Bengal, बंगाल का शोक कहलाती है, इतनी बाढ़ लाती है। इसी तरह से महानदी उड़ीसा में बाढ़ लाती थी। नदियों पर अभी बाद में आते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। बताइए भाई। वर्षा सर 55 इंच बताई ना आपने? 55 इंच की वर्षा 3 महीने में केवल। सर क्या कोई बताना अकल आ है, रही? वहाँ से इतनी सारी नदी क्यों अरे निकलती है ये इतनी बताना नदियां है। क्यों निकल रही हैं जब वहां पर ऊंचाई अधिक नहीं है कि पर्वतीय सर वर्षा ट्राई कराने करें के क्या? लिए? हाँ बिल्कुल। सर मेरे को ऐसे लग रहा है कि देखो चारों तरफ से वो पठार और पर्वतों से घिरा हुआ है। एक तरफ त्रिपुरी है, तो फिर वहां पे मैकल है, गिरजात है, तो पहाड़ जो आजू बाजू है वहां से जो नदियां निकलती होंगी ना, वो यहाँ इसमें आती होंगी। और वो उसका कटाव करते करते वहां पर झील वगैरह का निर्माण कर लिए होंगे, और फिर वहां से वो निकलने लगी होगी। ऐसा फीलिंग आ रही है, फिर पता नहीं। आधा उत्तर सही है। यार इसमें ये होता है कि ये बंगाल की खाड़ी के ना बिल्कुल पास का क्षेत्र है, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी में ना बहुत सारे चक्रवात बनते रहते हैं। जैसे अम्फान का चक्रवात बना था, तो इसकी और डायरेक्शन जो है ना चक्रवातों की, वो भी इसी साइड में बनती है। जेट टाइप का एक डायरेक्शन बनती है, तो चक्रवात तो उसकी कभी वजह से कभी आते हैं। जून में तो बहुत चक्रवात आते हैं सर, जून और नवंबर, कोई अक्टूबर जरूरी नहीं कर नवंबर। हर बार चक्रवात आएगा। जी सर, यही। और सही उत्तर है। सर कोई और ट्राई करना चाहे तो कर सकता है फिलहाल, तो नहीं तो फिर मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार ट्राई करें सर। सर एक तरफ इधर साइड जो भी माउंटेनियस रीजन है, अगर हवाएं उधर से उतरेगी तो प्लेट्यू है तो थोड़ा सा सर ऊपर उठा हुआ रहता है, तो प्लेट्यू नॉर्मल लैंड मास से थोड़ा ठंडा रहता है।
तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल थोड़ा सा सर इसके साइड भी होगा, तो इसीलिए 55 इंच तक का रेनफॉल हो जाता है इधर। और जहाँ रेनफॉल फिर होगा से बताओ क्या होता है, एक तरफ क्या हो जाता है? सर, जैसे एक तरफ तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल हो गया, और जब हवा नीचे उतरेगी हाँ तो क्या होता है कि प्लेट्यू लैंडमास तो है नहीं कि वो मतलब उसको और नीचे जाना पड़ेगा हवा को, तो प्लेट्यू ऊपर रहता है सर नॉर्मल लैंडमास से, तो वो थोड़ा ठंडा रहता है, तो ठंडी की वजह से थोड़ा सा और उससे हवा को मॉइस्चर मिल जाता है, और वहाँ पे फिर मतलब रेनफॉल हो जाता है प्लेट्यू के पास। तो ये कारण हो थोड़ा सकता है। फिर तुम्हारा भी आधा ही सही है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर मानसून ट्रैपिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। जब सर यहाँ से फनलिंग बंगाल की इफेक्ट। खाड़ी की एक शाखा जब प्रवेश करती है मानसून की, तो एक ब्रांच छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में ट्रैप हो जाती है पहाड़ियों से घिरा होने के कारण। हवा जो है क्या कहते हैं, एक तरफ इधर टकराई है ना, इधर इधर टकराई, इधर पहाड़ियां चारों तरफ से क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हवा इनके बीच में पहाड़ियों में जब चढ़ना शुरू करती है तो इधर रेनफॉल करेगी। जाहिर सी बात है कि जो पानी उधर बारिश होगी है ना, वो बह करके छोटा नागपुर प्लेटू पे आएगा, है ना, सीधी बात है। तो यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है पर्वतों पर, लेकिन उनका जो स्लोप ग्रेडियंट है टूवर्ड द छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो वो छोटा नागपुर पठार पर आना ही है पानी, है ना। तो यानी कि यहाँ पर एक मानसून ट्रैपिंग मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगली बात आती है, ये था इसका कारण। सर जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आती है उनसे ही होता है ना ये? हाँ, बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून, वो भी वेस्टर्न ब्रांच से, पश्चिमी जो शाखा है, पश्चिमी शाखा फिर दो भाग में टूट जाती है। एक यहाँ बीच में फंस जाती है, फिर फंस के निकलती है, एक यहाँ से आगे को बढ़ जाती है, जो इधर बारिश कराती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, है ना, उड़ीसा, ये सब पार्ट में इधर बारिश होती है। तो ये है इसका कारण मुख्य। सर अब बात आती कौन कौन सी नदियां निकलती हैं यहाँ से, चिड़िया की आवाज में। नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? सर आवाज नहीं आई मेरी क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज दब गई थी सर, चिड़िया की आवाज में। आपकी आवाज दब गई थी सर चिड़िया की आवाज में, चिड़िया बोल गई थी सर। जरा फिर से एक बार बता देंगे इसको? चिड़िया नहीं थी, घंटी थी। क्या नहीं समझ में आया वो बताओ, इतना वाइड लाइन बोले हम, यही उसमें कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? जो अत्यधिक नदियां क्यों निकली, जिसकी शुरुआत करी थी आपने। ये तो इतनी बड़ी लाइन बोला था, इतनी देर चिड़िया थोड़ी नहीं बोली थी। बाबा की चिड़िया बोली। अरे कोई बता दो भाई, बताओ इनको, कोई बोलो, देखें किसको समझ में आया। रीजन बताओ, देखें किसी को समझ में आया। मॉनसून इधर ट्रैप हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल होता है। मानसून ट्रैपिंग मैकेनिज्म देखने को यहाँ पर मिलता है। क्यों? बिकॉज द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इज बाउंडेड बाय द माउंटेनियस रीजन या हिली रीजन, है ना, and slope gradient is towards the Chota Nagpur plateau, so the effect of orographic rain occurs in the Chota Nagpur plateau. नदियां बारिश जो हो रही, पूरा पानी लुढ़क करके छोटा नागपुर प्लेट्यू में आ रहा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू खुद ही ऊंचा सा है, तो वो ढाल दे करके नदी पैदा कर देता है, और नदियां आगे को बढ़ जाती हैं। ये है कॉन्सेप्ट इसका। हाँ, तो वो सीधी सी बात थी, इसमें बहुत कौन सी टेक्निक वाली बात थी। हाँ तो सीधी बात फिर काहे बता नहीं पाए? अरे सारी चीजें सीधी सीधी होती हैं। समस्या जो हमेशा हमें जटिल दिखाई देती है, वो बहुत ही सिंपल उसका सलूशन होता है। जो चीज शुरुआत में बहुत कठिन दिखाई देती है, इतना जान लो कि वो हमेशा सरल है, और जो शुरुआत में बड़ी सरल दिखाई देती है वो बहुत कठिन होती है ना।
देखना है, जो दिखाई देता है वो नहीं होता है ना, उसका उल्टा होता है अमूमन। तो यहाँ पर ये जो है सीन, तुमको जो लगा कि इतना सिंपल सा, अभी सोल्यूशन इसका सिंपल सा था क्योंकि तुम लोग दिमाग बहुत ज्यादा लगा डाले। सरल होना चाहिए दिमाग, हर जगह बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना चाहिए। भारी सोचने लगते हैं हमेशा हम, है ना, हमेशा हम लोग क्या सोचने लगते हैं, भारी की इसका इसका तो भारी ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में सोचना चाहिए, सरल की तरफ भी सोचना चाहिए। अगर सरल में ना मिले तब भारी की तरफ भागना चाहिए। हम सीधे भारी भाग जाते हैं, है ना। ये भी एक चीज ध्यान देने वाली ध्यान देने की योग्य है। अगली बात, नदियां कौन कौन सी निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से? इधर निकलती है गोदावरी नदी, ये देखो ये जा रही है, इससे यहां निकल करके मिलती है बोकारो, बराकर, कई नदियां इससे मिलती हैं। ये हुगली की सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली से मिल जाती है। दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द फरतिया विलेज ऑफ झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, and it is the tributary river of the Hooghly and join Hooghly River at Rondia village, Bardhaman district, West Bengal. And the tributary rivers of the Damodar is also originated from the Chota Nagpur plateau, like Bokaro, Barakar river, मीनाक्षी रिवर एक एक्सेप्शन ले लो कि वो निकलती है कहाँ से। अच्छा, वो तो दामोदर की नहीं है, वो तो हुगली की है। ठीक है, वो तो हुगली की है। तो ये देखो जा रही है, लाल लाल बना दे दिखेगी, ये देखो गई, ये गई दामोदर। तो दामोदर नदी जो है इसे कहते हैं बंगाल का शोक, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। आवृत्तिक बाढ़ आपदा लाती थी बंगाल में, इसलिए बंगाल को कहते थे। तो फर्स्ट डैम ऑफ द इंडिया कंस्ट्रक्टेड ओवर द दामोदर रिवर एंड इनॉग्रेटेड बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने इसका कई क्वेश्चन अब यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू हो गई यहाँ से फिर से। पहला बांध डीसी के कारपोरेशन के तहत, दामोदर वैली कारपोरेशन के तहत, डीबीसी कारपोरेशन सभी पूरा छोटा नागपुर नदियों पर जो है काम कर रहा है, केवल दामोदर वैली पर ही नहीं, जो भी दामोदर की सहायक नदियां, कहने का मतलब। और ये प्रोजेक्ट झारखंड और पश्चिम बंगाल में समेकित रूप से चलाया गया। 7 जुलाई 1948 को भारत का पहला बांध दामोदर वैली कारपोरेशन के तहत दामोदर नदी पर, जहां पर कि ये हुगली से मिलती है, ये हुगली, ये दामोदर, रोंदिया, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। सर ये डेट क्या लिखी है? 7 जुलाई 1948। और यहाँ पर इनॉग्रेट करते हुए, पहला बांध इनॉग्रेट करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए कहा गया? तो ऑप्शन सही होगा बांधों के लिए, है ना। बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक, क्यों बांध को मंदिर का कैसे संज्ञा दी जा सकती है? कोई मंदिर जैसा उसका स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ये कैसे बोल दिए होंगे? क्या वो अनपढ़ थे?
मंदिर क्या है? ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है। भगवान रक्षा करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, है ना। बांध भी हमें बाढ़ आपदाओं से बचाएंगे, प्लस बिजली उत्पादन में मदद करेंगे, प्लस जल आपूर्ति करेंगे, नहर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, जैसे इंद्र करता है बारिश करके, तो अनाज उत्पन्न होता है और हमारा उदर पूर्ति होती है। इस तरह से भोजन की भी प्राप्ति होगी। और ये सब हम मांगने क्या जाते हैं? हम भगवान के पास क्या मांगने जाते हैं? सुरक्षा, भोजन, है ना, यही सब तो मांगने जाते हैं। और यहाँ पर ये बांध आपको वही सब प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं, बांधों को कहा गया। सर सोई सर, इस बांध का नाम क्या है सर? इसके 5 बांध है। अच्छा, 5 बांध है। रोंदिया बांध हो गया, है ना, रोंदिया, दुर्गापुर, चंद्रापुर, तारापुर और पतरतू बांध, 5 बांध बने हुए हैं। ये भी पूछा गया है। सर एक बार नाम रिपीट कर दीजिए ना। रोंदिया, दुर्गापुर, तारापुर, चंद्रापुर और पतरतू। और इन 5 बांधों में 4 पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित हैं। उनका नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किस पर बना हुआ है। वो है तिलैया, कोनार, मेथान और पंचेत। तिलैया, कोनार, मेथान, पंचेत, ठीक है, हो गई बात। तो ये सेपरेट कर दे रही इधर, क्या कहते हैं, रामगढ़ के पठार को पाट के पठार से, और पाट के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग कर रही है सुवर्ण रेखा नदी। यहां से निकल रही कौन सी नदी जो बिहार में जाकर मिलती है? मुनपुन, ठीक है। और इधर हजारीबाग का पठार है, बराकर नदी यहाँ से निकल रही है। और ये है कोडरमा का पठार, छोटा सा है, पूरा माइनिंग हब है। दामोदर रिवर आल्सो नोन एज द ब्लड ऑफ इंडिया। अगली इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉल्यूशन। सर ऑल्सो दामोदर, also known as क्या बोला? दामोदर रिवर also known as बायो डेजर्ट ऑफ द इंडिया। भारत का जैविक मरुस्थल कहलाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव माइनिंग द वाटर ऑफ द दामोदर रिवर इज फ्लडेड विद द अनवांटेड सेडिमेंट्स, अनवांटेड माइनिंग डिपॉजिट्स, है ना। तो वो क्या ऐसा हो चुका है, गंदा, काला, कि वहां पर कोई जीव जंतु पनप नहीं सकता, है ना। उनके जीवन के लिए उत्तम दशाएं नहीं हैं। यानी कि यह मरु स्थल है जहां पर कुछ उत्पन्न हो, फाइटोप्लैंक्टन्स भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि ये कैसा है, एक मरुस्थल के प्रकार की दशाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बायो डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। चलो ठीक है, अब मेंस पे आ जाते हैं। बहुत तरह की बातें हो गई, है ना। थोड़ा सा तुम लोगों का टेस्ट चेंज कर देते हैं। टेस्ट चेंज करने के लिए हम इस पे कई क्वेश्चन नोट करते हैं मेंस के। पहला क्वेश्चन है कि हाँ, किसी क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं क्या वहां के सामाजिक
राजनैतिक एवं आर्थिक ढांचे को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। छोटा नागपुर पठार का उदाहरण लेते हुए बताइए, या फिर ये कहे भी ना कहे, है ना। सर इंग्लिश में दूसरी ही बता बात, दीजिएगा। हाँ, the orographic features of a region impact on a socio-economic and political condition। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या भारत की नक्सलवाद भारत की एक प्रमुख समस्या है। इस तरह से यूपीएससी बनाता है, नक्सलवाद भारत की एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, जो कि भारत के मुख्य तौर पर भारत के पूर्वी पठारी क्षेत्र में ही बड़े पैमाने पर देखा जाता है। क्या इसका प्रमुख कारण भौगोलिक स्थितियां जैसे कि छोटा नागपुर का पठार ही है? प्रकाश डालिए। सर इसको दोबारा रिपीट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को प्लीज। मतलब भूल गया दिमाग से। अभी देखो क्या बोला था मैंने अभी, भाई कोई नोट की और बताओ। Naxalism is a major problem in India, found generally in northeastern part of India. हाँ, नक्सलवाद भारत की एक प्रमुख समस्या है ना, जो भारत के पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर देखी जाती है। क्या इसका प्रमुख कारण छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है? ठीक है, फिर अगला बात, त्रिकोणीय प्रवसन का सिद्धांत क्या है? त्रिकोणीय प्रवसन का सिद्धांत क्या है? क्या भौगोलिक स्थलाकृतियां त्रिकोणीय प्रवसन हेतु उत्तरदायी हैं? प्रकाश डालिए। सर इसको बता दीजिए सर। थियरी ऑफ ट्रायंगुलर माइग्रेशन, व्हाट इज द थियरी ऑफ ट्रायंगुलर माइग्रेशन, है ना, एंड हाउ ए जियोग्राफिकल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रायंगुलर माइग्रेशन। ठीक है, कई क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं भाई, बढ़िया। एक से ही हम पूरी बात को समझ लेंगे। यहाँ पर एक ही बात से इन पूरी बातों को हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? पहले तो समझा था कि ये त्रिकोणीय प्रवसन का सिद्धांत क्या है, कैसे होता है ये, अमूमन प्रवसन कैसे होता है। माइग्रेशन कई तरह के होते हैं, एक होता है मेल माइग्रेशन, एक होता है फीमेल माइग्रेशन, एक होता है ओल्ड माइग्रेशन। ये आगे पढ़ोगे ह्यूमन जागृति में। मेल माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन, क्योंकि पुरुष कमाने के लिए जाता है गांव से शहर, है ना। और फीमेल माइग्रेशन इसलिए फीमेल माइग्रेशन कहा गया है कि औरतों की शादी जो है लगभग जैसे ग्रामीण क्षेत्र की है तो गांव से गांव में हो गई, शहर में है तो शहर से शहर में हो गई, उनका कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, है ना। तो उसको कह देते हैं कि फीमेल माइग्रेशन। ओल्ड माइग्रेशन रूरल टू अर्बन, अंतिम में क्या होता है, बुढ़ौती में जब जॉब वाब करके खूब पैसा वैसा कमा करके अपना रिटायर हो जाता है आदमी, तो कहता है अब लौट चले अर्बन टू रूरल। हाँ, अर्बन टू रूरल। फिर उसको अपने गांव की याद आती है, फिर गांव में आता है, पैसा कमाए होता है, फिर आता है, फिर अपना बड़ा जो पुराने घर होते हैं, है ना, पुराने जर्जर जो चीजें जुड़ी होती है उसको तुड़वा फुड़वा करके बढ़िया वीआईपी बनवा करके फिर सोचता है कि मैं यहीं सेट हो जाऊंगा अब, क्योंकि उसकी जिंदगी उसका पूरा भर चुका होता है बाहर शहर से। अब वो चाहता है मान प्रतिष्ठा, क्योंकि उसको पता है कि शहर में मर जाएगा तो कोई पूछने नहीं आएगा, गांव में जाएगा तो बड़ा मान सम्मान होगा, है ना।
लोग वहां आएंगे, अब फिर आएगा, फिर न्योता करेगा, हकारी करेगा, दुनिया भर से मेल मिलाप करेगा, व्यवहार बनाएगा, है ना। और उसके बाद फिर वहां पर बढ़िया हुक्का उड़ाएगा, 4 लोगों को बुलाएगा, सोचेगा सब लोग मेरे साथ समय स्पेंड करें, क्योंकि बुढ़ौती में ऐसी फीलिंग आती है ना। उसके पहले तो नहीं आया होगा, भले एक को बार गाँव, है ना। अब वो चाहेगा कि अब जो मेल माइग्रेटेड उसके बेटे भी हैं वो सब भी आकर के उसके साथ ओल्ड माइग्रेशन करें, उसी के साथ रहें, उनको फोर्स भी करेगा, उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, नहीं यहीं आओ, जाओ यहाँ पर रहो, अपना देखो, सामान देखो, घर देखो, परिवार देखो, है ना। लेकिन सब एक सिचुएशन होती है, एक स्टेज होती है, ये होता है इस तरह से, है ना। बुढ़ौती में अपने घर की याद सबको आती है, अभी तुमको नहीं समझ में आएगा ये बात, जब बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें फील होगा कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हमारी प्रेस्टीज हो, जहां समाज बना हो, है ना। और शहर में ये चीजें नहीं मिल पाती हैं उस स्तर पर। सोखा पानी वाला सिस्टम। 7:30 बना दिया, 7:30 में। तो भाई, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगुलर माइग्रेशन एक अलग तरह की कॉन्सेप्ट है। अमूमन जो माइग्रेशन होता है उसमें पुश एंड पुल फैक्टर काम करते हैं। ये अकेला ही पुश एंड पुल फैक्टर की तरह कैसे काम करता है ना, ये देखना है। इसे उद्योगों का वरदान और कृषि का अभिशाप कहा जाता है। छोटा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, छोटा नागपुर पठार को उद्योगों का वरदान एवं कृषि का एवं किसानों के लिए अभिशाप क्यों कहा जाता है, ये भी देख लेते हैं। इसका भी उत्तर सेम है। प्रश्न बहुतेरे उत्तर एक। यहां पर क्या है, प्रश्न अनेक और उत्तर एक। ठीक, अब देखते हैं क्या है। ये मिनरल बेल्ट है, यहां पर हाई ग्रेड कोल पाया जाता है और हाई ग्रेड आयरन ओर पाया जाता है। ठीक, छोटा नागपुर पठारी वाले क्षेत्र में। तो यहां पर होता क्या है कि अगर मान लो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान लो यहाँ पर कोई कंपनी है, यहाँ पर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री से पूंजीपति है और वो लौह इस्पात का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसको जो सबसे ज्यादा महंगा पड़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर मान लो कि ऐसे एक हम बनाते हैं, कई चीजें चाहिए होती हैं इस तरह के बिजनेस के लिए। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात है, ध्यान से समझना। ए बी सी। ए एक ऐसा एरिया है जहां पर बड़े पैमाने पर सस्ता श्रम उपस्थित है। बी एक ऐसा एरिया है जहां बड़े पैमाने पर कोल है, रिजर्व है, कोयले का भंडार है। सी एक ऐसा एरिया जहां पर लोहे का भंडार है, लौह अयस्क बड़े पैमाने पर पाया जाता है। अब तुम्हें फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, अब तुम्हें फैक्ट्री लगानी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्योंकि एक चीज दिमाग में रखना कि लोहा जो है ना, महंगा होता है, कोयला सस्ता होता है। ठीक, दूसरी बात, एक मतलब 100 कुंतल लोहे को अगर मान लो पिघलाना है तो 300 कुंतल, मतलब 3:1 के अनुपात में चाहिए होता है कोयला और लोहा, लौह इस्पात उद्योग के लिए। तो अगर तुम्हें मौका दिया जाए कि कहां पर लगाओगे, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है ना। कौन सी जगह पर तुम लगाओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा लाभ हो?
सर डी एक ही में चीज है। लगाएंगे, डी में लगाएंगे ना, क्योंकि सेंटर लोहा में। भी पास पड़ेगा, कोयला भी, और वहां से श्रम भी मिल जाएगा। ठीक है, सगुप्ता ने डी में लगा दिया। डी और में कोई? सर, डी में लगाएंगे। ठीक है, और सर बी में लगाएंगे। कौन बी पे लगा रहा है? मैं भी सर बी में लगाऊंगा सर। अजय। अजय, ठीक है। सर सी पे लगाएंगे। विनोद चौहान हो गया? नहीं, अनुभव। अनुभव, सी में लगाओगे? सर सी पे ही लगेगा, ये दोनों तो सस्ते हैं ना। सही बात है। ये महंगे। ऋतु जी, आप कहाँ लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे आप? सी पे जाऊंगा सर। सी पे जाएंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम प्रॉफिट, पहले तो बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा नुकसान में है सगुप्ता लोग, जो डी पे लगा रहे हैं। इन्हें यहाँ से ये भी मंगवाना पड़ेगा, यहाँ से ये भी मंगवाना पड़ेगा। ये तो आएंगे, मान लो आगे यहीं रहने लगते हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो डी का होगा। लेकिन अगर कोई बी पे लगाता है, ए पे लगाएगा तो उससे भी ज्यादा नुकसान होगा, ए किसी ने बोला नहीं। ठीक है, बी पर अगर कोई लगाता है, क्योंकि 3 गुना अधिक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ रहा है। 3 ट्रक कोयला आ रहा है यहां पर। अगर क्या कहते सी पे करते हो तो 1 ट्रक की बचत की तुलना में 3 ट्रक कोयला तुमको लाना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काफी हाई भी हो जाता है। यहाँ पर क्या है, 1 ट्रक लोहा का चार्ज वही है, कुछ थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भले पड़ जाए, लेकिन ये सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसको कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि कोयले की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है इस काम के लिए, कोयला यहीं पर उपस्थित है, तो यहीं पर लगाना बेहतर होगा। ठीक है सर, तो क्या कोयले के प्राइस से और लोहे के प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, प्राइस से क्या फर्क पड़ना है? वो 3 गुना चाहिए ना, इसलिए। प्राइस तो उसे दोनों ही खरीदनी है ना। उसे तो कोयला भी खरीदना है और उसे लोहा भी खरीदना है, चाहे कहीं रहेगा, और श्रम बल को भी पेमेंट वही देनी है। सर मेन ट्रांसपोर्टेशन पे चार्ज हो जा रहा है ना। हाँ, मेन टारगेट हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ओरिएंटेड सोचना है। खरीदना तो उसे सब कुछ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कहाँ पर उसको ज्यादा वहन करना पड़ रहा है। वो 3 गुना कोयले में ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है ना। तो ये यहाँ पर गड़बड़ी देखने मिल रही। तो ये ऐसी जगह है जहां पर कोयला भी है, लोहा भी है, दोनों ही हाई ग्रेड का है। तो भैया सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इधर को भागेंगे, और ये कैसे एरिया है, ये अर्बन सेंटर है। उल्टा प्रवसन हो रहा है अब, है ना। अर्बन टू इधर आ रहे हैं, इधर से इधर, है ना, प्रवसन हुआ। ये लोग आए यहाँ पर, सेटलमेंट किए, है ना। ऐसे सेटलमेंट के लिए खूब पैसा दिया, गवर्नमेंट को खिलाया पिलाया, पट्टा लिखवाया। पट्टा लिखवा लिया तो क्या हुआ, क्योंकि जिनके खेत हैं उन्हीं के खेत के नीचे मिनरल्स हैं, या तो खेत रहेंगे या तो मिनरल निकालो। तो भाई मिनरल में फायदा ज्यादा है। मेक इन इंडिया, जब तक सेकेंडरी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा देश कैसे विकसित होगा भाई। मिनरल तो वहां दबा पड़ा है, तो पूरा उठा पट्टा दे दिया, और उनका खेती छीन लेगी। उनको कहा गया तुमको मुआवजा देंगे, हेन देंगे, तेन देंगे, फलाना देंगे, धमाका देंगे। कुछ उनको मिला नहीं, जिस साथ उनको मिलना चाहिए नहीं मिला। भाई उनके खेत के नीचे मिनरल्स हैं तो उसको उस रेट पे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरफेस रेट चलता है, सर्कल ऊपर का, सतह का। नीचे मिनरल पर सरकार का कब्जा, उसने दे दिया पूंजीपतियों को पट्टा। अब यहाँ पर कुछ लोग जो सीधे साधे बेचारे, और हाँ नौकरी भी दिया, लेकिन कितने लोगों को। पहले एक खेत था उसमें क्या कहते हैं, मतलब नन्नू मुन्नू कन्नू चंदू भैरव सब एक साथ काम कर लेते थे। ठीक है, चंदू भैरव बहुत आलसी थे,
लेकिन पापा कहते थे भाई देखो ननुआ कनुआ गया है, तू साले यहाँ पड़ा है, 2 लात मारे भाग यहाँ से, हथिया उठा जावा काट खेत जा करके, कुछ तो प्रोडक्शन में वो काम कर ही रहा है। गया वहां पर कटाई बिनाई किया, अपना प्रोडक्शन किया, यानी कि खेत एक है लेकिन पूरे घर का पेट भर जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, उनका पूरा खेत कब्जा करके केवल ननुआ को नौकरी मिली, है ना। चलो ननुआ को भी मिल गई, लेकिन चंदू और भैरव भैया हमारे बेरोजगार हो गए, है ना। तो चंदू भैया क्या करके चले गए बिहार या उत्तर प्रदेश, और भैरव भैया जैसा कि नाम है, ये उठा लिए बंदूक और बन गए नक्सली, है ना। ये हमारी जमीन वापस करो, है ना। तो यहां पर क्या है कि एक कुछ लोगों को तो रोजगार मिल गया है, लेकिन जो जमीन के मालिक होते थे अब वहीं पर वो अपना मजदूरी कर रहे हैं, और वहीं पर काफी लोग चले गए उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना, वहां जाकर के सस्ते में काम करने लगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लेबर थे, है ना, वो क्या करते थे, मतलब उनकी दिहाड़ी दिन भर की 400 रुपया, और मतलब 2 घंटा काम करते थे तो आधा घंटा बीड़ी पीते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये पहुंच गए बिलासपुरी, है ना, पहुंच गए वहां, कहे भैया हम 100 लोग हैं, इकट्ठे काम करेंगे, सबके सब एक जगह पर, है ना। रात में रुकेंगे, भी सुरक्षा भी रहेगी, साइट की पुल बन रहा है या कुछ बन रहा है, गवर्नमेंट ठेके, सब जगह इनको उठा करके इन्वॉल्व कर देते हैं, लगा देते हैं, बिलासपुरी हायर कर लेते हैं। तो और उनका हम, क्योंकि इनको जीविकोपार्जन करना है, तो उनका हम 300 रुपया में काम करेंगे और मेहनत से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो भाई कहे ये ठीक है, ये ठीक है, बिलासपुरी पर व्यक्ति 100 रुपए का फायदा, कोई भी इनको हायर कर लेगा। तो अब इससे क्या हो गया कि जो ये बिहार और उत्तर प्रदेश वाले जो वर्कर थे, ये हो गए बेरोजगार, इनको अपने ही जगह पर काम नहीं मिल रहा। अभी लखनऊ उठा करके देख लो, है ना, बहुत सुंदर दिन से चल रहा है। अजय मेहरा की तरफ देखो सब लोग। कौन सी ब्रांड है भाई ये? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड सर। सर लेब्राडोर है, लेब्राडोर है सर। लेब्राडोर है? यस सर, मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रही सर वो। अच्छा, भगा दो उसको, चलो ठीक है, इसको भी पढ़ने दो। हाँ ठीक है। देखो अभी क्या है कि यहाँ पर ये देखिए, ये जगहों से ये लोग प्रवासित होंगे, इनको अब चाहिए जॉब, है ना। तो ये भागे मुंबई, वहां जाकर रिक्शा चलाएंगे, कोठियों पे काम करेंगे, खोली में रहेंगे। ये यहां से गए, ये यहां से भागे, ये यहां से भागे, ये त्रिभुज बन गया, है ना। यही तो थियरी है। और इस थियरी को रेगुलेट कौन सा फैक्टर कर रहा है? कौन सा फैक्टर है जो रेगुलेट कर रहा है? भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं, भगवान, भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं, क्योंकि वहाँ खनिज नहीं होते। पठार। यस सर, छोटा नागपुर में खनिज है, इसलिए सब लोग उधर गए हैं। हाँ, वही रेगुलेटर है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि भाई जाहिर सी बात है, जब जमीन अधिग्रहण होगा, लैंड एक्विजिशन होगा, तो लोग अपनी जमीन चाहेंगे कि हमारी जमीन ना जाए। जहां पर उनको प्रेम है, उस जमीन से लगाव है, उनको छीन लिया गया, उनको कहीं बसाया भी नहीं जा रहा है, पूरी तरह से मुआवजा भी नहीं मिल रहा है, बसाएंगे भी तो कहाँ बसाएंगे, ये सब दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं नक्सली, और नक्सलवाद राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित करता है ना। नक्सली बहुत कर रहे होते हैं, एग्जाम नहीं होने देते हैं पीसीएस का, अंगूठा काट डालते हैं पहुंच करके एग्जामिनेशन सेंटर में, झारखंड में, है ना, पेपर देने वालों का। अरे बनोगे पीसीएस बनोगे,
और मान लो बन भी गए पीसीएस तो वेट करते रहते हैं, कहीं मिल गए अगर एसडीएम साहब तो टांग उठा कर किसी दिन इमली के पेड़ पे टंगे हुए दिखाई देंगे, है ना, हमारी जमीन मत करो, जबकि बेचारे उसका कोई दोष भी नहीं है ना। तो इस तरह के ये तो हालात हैं, सभी डरते रहते हैं उनसे। तो ऐसी स्थिति रहती है वहां झारखंड में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले भारत के जवानों के 14 जवानों यहाँ पर पुलिस काम नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस वालों के घर में घुस जाते हैं लोग, वही सब वहीं के तो हैं पुलिस वाले, उनके घर में घुस के उनको जाकर के टेलर दे के आते हैं, है ना। तो वहाँ फौज लगानी पड़ी और फौजियों की गर्दन काट डाले थे, 14 फौजियों की गर्दन काट डाले थे। जब फौजियों की गर्दन काटे थे तो फौजी वाले घुस करके जौन मार मारे थे ना फिर इन लोगों को, चाहे नक्सली हो चाहे ना नक्सली हो, इतना मारे थे ना कि फिर बहुत दिन तक, आज तक नक्सलवाद शांत पड़ा है थोड़ा, दोबारा से फौजियों के साथ बुरी हरकत करने की औकात नहीं हुई, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि ना कि सबके सब घर में नक्सलवाद एक एक घर में है, निकाल करके सबको मारे थे, बहुत बुरा मारे थे और पूरी तरह से औकात में आ गए थे नक्सली, है ना। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि बीच बीच में ये लोग जो है खान में आग, कोयले की खान, उसमें आग लगा दिए लोग, बर्बाद। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पर होती रहती हैं, इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन जो है सरकार को नहीं मिल पा रहा है, नक्सलवाद की समस्या को कैसे यहाँ पर दमन किया जाए। तो लगभग सारे क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे वो इसमें समेकित रूप से देखने को मिल गए। क्या कोई ऐसा उत्तर है जिसका आंसर नहीं हो सकता अभी? देखो जरा सर, इसके और भी कोई रीजन हो सकते हैं ज्योग्राफी के अलावा, मतलब कि और किस वजह से लोग नक्सल की तरफ? राजनैतिक, हाँ, राजनैतिक कारण भी हैं, क्योंकि वो अलॉट कर देते हैं जमीन, उसमें क्या कहते हैं, मतलब पैसा लेकर के, करप्शन, है ना। लेकिन ये सारी चीजें भी जो हैं वो भौगोलिक फैक्टर पर ही हैं। अगर वहां पर मिनरल ही ना होते, प्लेटिव नहीं होता ये, तो वो कैसे करप्शन करते, वो कैसे जमीन अलॉट करते, उनको ऑफर कौन करता, फिर लोगों को निर्विसित क्यों करना पड़ता, है ना। मेन रेगुलेटर तो जियोग्राफिकल फैक्टर ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और चाइना भी, कारण ही बाकी के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। और चाइना भी जैसे इन्फ्लुएंस करता है मेरे ख्याल इनको, मतलब। और यहाँ पर चाइना कोई इन्फ्लुएंस फालतू बात नहीं, यहाँ पर ये लोग खुद इन्फ्लुएंस, यहाँ पर खुद निकम्मी सरकार है। बट इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है फिर वेपन्स वगैरह की? फंडिंग मतलब जो हथियार वगैरह चलाते हैं, बम वगैरह खरीदते हैं, तो उनकी फंडिंग वगैरह सुतली बम बनाते हैं, है ना। और हथियार वगैरह जो है ये देसी कट्टा है, सब सस्ते वाले यही सब होते हैं इनके पास, कोई बहुत अत्याधुनिक वेपन थोड़ी ना होते हैं। और जो होते भी हैं वो लूटते हैं, पुलिस वालों से लूट लेते हैं। हाँ, लूट लेते हैं, चोरी चमारी करते, डकैती करते हैं। ये सब चीजें हैं। इसके लिए तो आपको चक्रव्यूह मूवी देखने चाहिए नक्सलाइट्स को समझने के लिए। राइट, ठीक है। तो इस पर ये जो क्वेश्चन थे, इस पर आप कोई भी एक क्वेश्चन को फ्रेम करके लिख करके भेज सकते हैं। नक्सलवाद से जुड़ी हुई क्वेश्चन जो है उनको करना है, और उसका कोई सोल्यूशन हो तो उसको भी सजेस्ट करना कि किस तरह से इस तरह की समस्याओं का निदान किया जा सकता है, ठीक है। और कल लास्ट होगा पठार पर, दक्कन का पठार, उसके बाद प्लेटू का अंत, फिर हम लोग पहुंचेंगे अपवाह तंत्र पर, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया। हाँ रितुल जी, तो ये भी तो त्रिकोणीय प्रवसन में ही आया, नगर से इधर खनिज संपदा संपन्न क्षेत्रों पर आए, यहाँ के जो भूस्वामी थे वो किसी दूसरे गांव में या दूसरे स्थान पर पहुंच गए, वहां पर सस्ती मजदूरी पर काम करने लगे। तीनों चीज अवेलेबल है, सस्ता श्रम भी है, कोयला भी है,
लोहा भी है, तीनों एक ही जगह है, यही तो अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं वो तो और उनको सबसे बड़ी attract बात किया। है, हाँ सबसे बड़ी बात है कि जहां पर लौह इस्पात का उद्योग होता है वहां पर, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग बाकी के उद्योग के लिए रॉ मटेरियल है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर लोहा न चाहता हो जिसे, है ना, सबको चाहिए। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको स्टील नहीं चाहिए बताओ? कोई भी हो, ट्रांसफार्मर बनाओगे, गाड़ी बनाओगे, छत बनाओगे, खिड़की बनाओगे, क्या बनाओगे, सब जगह तुम्हें लोहा चाहिए। किसी देश के लोगों की स्थिति, है ना, उपभोग दर को, मतलब कि किस तरह का जीवन स्तर है उनका, है ना, उसका आकलन किया जा सकता है उस देश में लोहे की खपत से। किसी देश में लोहे की खपत कितनी है, इससे उस देश के लोगों की, है ना, जो क्या कहते हैं उसे, लाइफ स्टाइल का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि लोहा रॉ मटेरियल है बाकी के लिए, तो जहां पर लोहा का उत्पादन हो गया तो बाकी के इंडस्ट्रीज भी वहां पर आ जाएंगी अट्रैक्ट होकर के, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लागत बचेगी ना सर। हाँ, तो उनको भी तो लोहा नहीं, इस्पात नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। सर इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक के अलावा प्राकृतिक दशाएं भी जोड़ सकते हैं ना सर, क्योंकि दामोदर नदी ऐसे प्रदूषित हो गई है, वहाँ का वातावरण पूरा प्रदूषित हो गया है। बिल्कुल, वो भी लिख सकते हो। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर भी प्रभाव पड़ रहा है बहुत बुरा। मेंस क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, प्री क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस किया है ना, और फिर कल मिलते हैं दक्कन के पठार के साथ। किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है, आगे क्लास अभी आगे नहीं पढ़ाएंगे सर।